हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोटोगनिस्ट है और साथ में उसके एक गॉडेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पीछे पूरे थ्री लिम्स में लड़ाई हुई थी 1000 साल पहले। थ्री लिम्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर गॉडेस वो सबके साथ मिलके डीमन रेस को कैद कर देती है, पर ये बात डीमन लॉर्ड को अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से डीमन लॉर्ड डीमन और गॉड्स की लड़ाई को स्टार्ट कर देता है। पर वो डीमन लॉर्ड जीतने वाला होता है, तभी गॉडेस वो सभी लोगों की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक गॉड ऑफ हैंड बनाती है, जिसकी वजह से वो लड़ाई जीत जाते हैं। पर लेकिन वो लड़ाई में वो अपना हाथ खो देते हैं, वो हाथ कहीं पर खो जाता है, जिसके चक्कर में वो लड़ाई तो बंद हो जाती है, पर सब लोग उस हाथ को ढूंढने में लग जाते हैं। पर उस हाथ को लेकर एक पृष्ठ जन्म ले चुका होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गॉडेस एक जगह पर खड़ी हुई होती है और वो कुछ अपने हाथों से करने लग रही होती है। तभी हम नीचे देखते हैं कि एक नदी में कई सारी नावें चल रही होती है, वो अपने नावों पे से लाइन ट्रेन को ऊपर छोड़ रहे होते हैं। ये कुछ हैलोवीन की तरह होता है। एक नाव पर एक लड़का बैठा हुआ जा रहा होता है, उसके आगे एक लड़का उस नाव को चला रहा होता है। वो पृष्ठ उससे कहने लगता है, बहनों आखिर ये सब करने का क्या फायदा है, ऐसा तो नहीं अगर ऐसा करेंगे हम तो कुछ हो जाएगा। इस सब वो कहने लगता है, पृष्ठ लगता है तुम सब कुछ भूल चुके हो। इस पर वो उससे कहने लगता है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। सब लोग कहते हैं कि मुझे ये हाथ गॉड्स ने दिया है, पर आखिर इसी के साथ वो मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसको ऐसा देखते हुए वो पेंगू कहने लगता है, पृष्ठ क्या तुम थोड़ा सा शांत रह सकते हो, ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है। इसकी बात सुनने के बाद वो गुस्से में बैठ जाता है और कह रहा होता है, ये डस्ट नहीं है। तभी पास में एक और नाव आ जाती है, उस पर एक एल्डर बैठा होता है जिसका नाम डी सिंह होता है। पुंग कहने लगता है, एल्डर डी सिंह, रिचुअल की तैयारी हो चुकी है। इसी के साथ ही वो एल्डर यांग जोंग से कहने लगता है, जो कि इस कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, वो नाव पर जो बैठा हुआ था, उससे कहने लगता है चलो चले। इसी के साथ ही वहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ पर एक तरह की ओथ लेने लगता है, एक तरह की शपथ लेने लगता है। वो शपथ ले रहा होता है। इधर नदी के अंदर काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं और वो धीरे धीरे करके इकट्ठे हो रहे होते हैं। उसकी शपथ जैसे ही पूरी होती है, उस पानी में से काफ़ी सारे लोग निकल आते हैं और नावों पर बैठे हुए लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उनको मरते हुए देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं, हमारी फैमिली के अंदर इतना अच्छा सा रिचुअल चल रहा है और तुम इस टाइम पर ये सब कर रहे हो, आखिर कौन हो तुम सब लोग। और वे सभी लोग निकलते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कूद जाते हैं और उन सभी के आगे इकट्ठे हो चुके होते हैं। उनकी बात सुनने के बाद वो आदमी कहने लगता है, तुम सब ओल्ड फॉक्सेस क्लैन के लोग गॉड के लायक नहीं हो और ना ही तुम उनकी वर्थ के लायक हो। इसी के साथ ही वो लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यांग जोंग तुरंत ही आसमान में चला जाता है और अपनी पावर को ऑन करते हुए उसके पीछे एक फॉक्स स्प्लिट आ जाती है और उसी के साथ वो कई सारे लोगों को एक साथ मार देता है। इधर पेंग जेंग भी अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और वो भी कई लोगों को मार रहा होता है। पर इधर हम लाभ पर देखते हैं, जो कि छोटी सी लड़की होती है, उसको एक बीस्ट अपनी तरफ खींच रहा होता है और उसको मारने की कोशिश करने वाला होता है। उसको देखते हुए वे दोनों लोग कहने लगते हैं, चलो मैं आई पृष्ठ को देखता हूँ, तुम उधर जाओ। पर वे दोनों जैसे ही वहाँ से अलग होते हैं, यागुन जाकर उस लड़की को तो बचा लेता है और उसकी माँ के पास भेज देता है। तभी अचानक से पीछे से उसका एक और दुश्मन आ जाता है और उसकी जोरदार लात मारता है, जो उस लात से वो काफ़ी दूर जाके गिर रहा होता है। तभी एक और लात मारता है, जिससे कि वो एक पिलर में पड़ता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। उसको सब कुछ झुलझुला सा दिखाई देने लगता है। वो देख रहा होता है उसकी फॉक्सेस क्लैन के सभी लोग एक एक करके मर रहे होते हैं और वे सभी लोग उनको लगातार मार रहे होते हैं। उन लोगों का लीडर उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है, फालतू की हिम्मत दिखाना बंद करो। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को भी नीचे जमीन पर रख देता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर हंस रहा होता है। वो नीचे डला डला काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा होता है और वो आदमी तुरंत ही अपनी तलवार उठाते हुए उसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सभी लोग देखकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो सभी लोग उससे दूर होते हैं। वो आदमी उसके अंदर तलवार घुसाने के बाद उसको एक जोरदार लात मारकर नदी के अंदर फेंक देता है। वो काफ़ी नदी के अंदर धीरे धीरे करते घुसता हुआ जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके गॉड हैंड में कुछ हलचल होने लगती है। तभी अचानक से उसके हाथ पर कुछ रूइंस करने लगती हैं और इसी के साथ ही उसका गॉड हैंड अवेकन हो जाता है। उसके अवेकन होते ही वो पूरी नदी धीरे धीरे करके जमने लगती है। ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है और पास पास के सभी लोग भी चौंक चुके होते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाने लगता है, गॉड हैंड अवेकन हो गया। उस नदी को जमता हुआ देखकर वो कहने लगता है, मेरी बात सभी सुनो, इस जगह को अच्छी तरह से घेर लो। तभी अचानक से वो नदी के ऊपर की सतह धीरे धीरे करके चिटकने लगती है। उसके भीतर से यांग जोंग तुरंत ही बाहर निकल आता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसके हाथ में से कुछ पावर निकल रही होती है, जो कि गॉड हैंड होता है। उसके हाथ में से काफ़ी ज़्यादा प्योर आइस एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर वे सभी लोग कह रहे होते हैं, ये तो आइस एनर्जी है। वो हमला करने वाला जनरल कहने लगता है, जाओ इसके ऊपर अटैक करो। इसी के साथ ही वे लोग नदी की बर्फ की सतह पर जाते हुए उसके ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। इधर यांग तुरंत ही आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उन लोगों की तरफ एक बर्फीला तूफान ला के रख देता है, जिसमें वे सभी लोग जम जाते हैं। पर वो जनरल बच के निकल जाता है और एक पास की नाव पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सभी लोग जम चुके होते हैं। ये देखते उसको गुस्सा आती है और चिल्लाने लगता है। इधर हम उस गॉडेस को देखते हैं, जो कि कहने लगती है, आखिरकार आ ही गया। इसकी शादी उसके आसमान में कुछ रिपल्स होने लगती है। इधर हम देखते हैं कि यांगजू वापस से जमीन पर आ जाता है और अपने हाथ को देखते हुए कहने लगता है,
गॉड एंड अवेकन हो गया। पर वो देखता है उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और वो ठंडा ही पड़ता हुआ जा रहा होता है और धीरे धीरे करके उसका शरीर भी ठंडा पड़ने लगता है। वो धड़ाम से सीधे ही उसकी सतह पर गिर जाता है और ठिठुरते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर आसमान में वो गॉडेस अपने माथे से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी निकालती है, जो कि इधर सब लोग देख रहे होते हैं कि आसमान से वो आसमान खुल चुका होता है और उसमें से कुछ चीज़ निकल रही होती है। वैक्जुक ये देखकर पेंगो कहने लगता है आसमान खुलने वाला है। तभी उस गॉडेस की एनर्जी ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है और वो धीरे धीरे नीचे आने के बाद एक जगह कलेक्ट होने लगती है। उसके अंदर हम उसी गॉडेस को देखते हैं जो कि आसमान से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही होती है और इधर सभी लोग उसका आगमन कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं गॉड का हमारे यहाँ स्वागत है, गॉड का हमारे यहाँ स्वागत है। और सभी लोग अपने घोटों पर बैठ जाते हैं। यांग जो भी उसकी तरफ देखने लगता है, वो देखता है कि ऊपर से एक गॉडेस धीरे धीरे करके नीचे आ रही होती है। उसके पीछे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी की रिंग्स बनी हुई होती हैं, पर वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है। वो गॉडेस अपने हाथ को उसकी तरफ और वो गॉडेस धीरे धीरे करते हुए सीधे ही उसकी तरफ आ रही होती है। उसके थोड़ा नज़दीक आने के बाद वो तुरंत ही अपने हाथ को उसकी तरफ करती है और उसका गॉड हैंड अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ जा रहा होता है और वो गॉडेस भी काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ आने लगती है। वे दोनों लोग एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ से मिल जाते हैं। वो उसकी आंखों की तरफ देखता ही रहता है और कह रहा होता है गॉडेस। उसकी बात सुनने के बाद उस पर थोड़ा सा सिर हिला देती है और उसके हाथ में से जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसकी आइस एनर्जी को धीरे धीरे करके कंट्रोल करने लगती है और उसके अंदर जारी होती है। वो काफ़ी देर तक उसको लगातार देखता रहता है और वो उसके हाथ की आइस एनर्जी को धीरे धीरे करके सप्रेस करती रहती है। उसकी जैसी एनर्जी वो पूरी अच्छी तरह से सप्रेस हो जाती है और वो उसी को ही देख रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार ये दुनिया दोबारा से टूटने वाली है। इसी के साथ ही वो वापस से जाने लगती है, उसका हाथ उससे छूट जाता है। ये देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसको दोबारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी बन के इधर उधर बखिर जाती है और तुरंत ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो जैसी ज़मीन पर गिरता है उसके पास बूमेंग आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कह रहा होता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर वो ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। इधर वो वापस उसी जगह पर आ चुकी होती है। इधर हम एक और गॉडेस को बैठा हुआ देखते हैं जिसका नाम होनचुन होता है। उसके पास उसको देखते हुए एक छोटा सा लड़का नीचे से कहने लगता है सिस्टर होनचुन गॉड एंड अवेकन हो गया। उस पर्सन ने वो गॉड एंड अवेकन कर लिया। उसकी बात सुनने के बाद इधर वूसोंग आ जाती है जो कि अभी उससे मिलने गई थी और वो उससे कहने लगती है उस लड़के ने उस गॉड हैंड को अवेकन कर लिया है। इस पर वो उससे कह रही होती है चलो हमें उसको लेने चलते हैं। इस पर वो कहने लगती है अगर हम उसके हाथ का जबरदस्ती लेंगे और जो कि उसका हाथ उसकी ब्लड लाइन के साथ मिल चुका है, अगर उसका हाथ हम ले लेंगे तो मैं यहाँ पर पेरिस हो जाऊंगी। इस तरह वूसोंग उससे कहने लगती है मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ मैं उस आदमी के पास जाऊँ और मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो किस तरह का है। इसकी इतनी बात सुनने के बाद होंगजुन कहने लगती क्या फालतू बात कर रही हो और लोगों को पता चला कि तुम नीचे गई हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। उसकी बात सुनने के बाद वो छोटा लड़का तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है सिस्टर होंजुन तुम मत जाओ ना नीचे। वो लड़का दोबारा से होंजुन से कहने लगता है सिस्टर होंजुन उनको रोकने की कोशिश करो ना। इस तरह वूसोंग कहने लगती है वो हाथ मैंने ही बनाया था पर लेकिन आखिर उसकी टेक्निक कुछ अलग है। अगर उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और ये सही नहीं होगा। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है सिस्टर। मैंने बाइबल नाम का एक टावर मोटल 1 में बनाया है जिसकी वजह से हम उसकी पावर बढ़ा सकते हैं और मुझे ये ट्राई करना ही होगा। इसी के साथ ही वो मोटल 1 में जाने के लिए तैयार हो जाती है और मोटल 1 में जाने के लिए वो तुरंत ही एक वर्ड की तरफ से होकर गुजर रही होती है जो कि उन्हीं लोगों की कुछ तरह की टेक्निक होती है। उस वर्ड के अंदर काफ़ी सारी थंडर पावर उसके ऊपर अट्रैक्ट कर रही होती है और वो छोटा सा लड़का जो कि उसके स्टोरेज पाउच में होता है वो उसको पकड़ते हुए नीचे की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक से उसके पास से एक बैंगल निकलते हुए जाता है और वो सोचती है ये बैंगल किसका है। तभी उसे पता चलता है कि वो सिस्टर होनजुन का ही बैंगल है। इसके बाद इधर एल्डर होनजुन उसको जाते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है वूसोंग आखिर तुमने अपना दिमाग तो बना लिया है पर मैं सोचती हूँ कोई दिक्कत ना हो। इधर वूसोंग को होटल वर्ड की तरफ पहुँचने वाली होती है। इधर हम फॉक्स क्लैन की तरफ देखते हैं काफ़ी सारी मेड्स अंदर की तरफ जा रही होती है और बात कर रही होती है आखिरकार फॉक्स क्लैन की वाइफ कौन बनने वाली है। अगर जो भी फॉक्स क्लैन की वाइफ बनने वाली होगी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कुछ बातें करती हुई आगे जा रही होती है। उन लोगों के बीच में वूसोंग पहुंच चुकी होती है जो कि आम लड़की का रूप ले चुकी होती है और चलती हुई जा रही होती है। वो सभी मेड़ों के साथ मिलते हुए वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। वहाँ पर कुछ मेल हेड खड़ी होती है जो कि वहाँ की लीडर होती है। वो कहने लगती है तुम लोगों को अगर मेड बनना है हम लोग सिर्फ 18 मेड्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए तुम्हें अच्छी तरह से इन सभी रिचुअल्स में पास होना होगा तभी तुम यहाँ की मेड बन पाओगी। इसी के साथ ही भी सभी लोगों का टेस्ट लेना शुरू कर देती है। वे सभी लोग टेस्ट दे रही होती है तभी उसकी स्टोरेज पाउच से वो छोटा लड़का आवाज़ देने लगता है सिस्टर वूसोंग। उस पर वो उसको चुप कराते हुए कहने लगती है हम लोग मोटल वर्ड में आ चुके हैं, मेरा नाम तान युई है। इसकी बात सुनने के बाद वो शांत हो जाता है और वापस से उसके अंदर चला जाता है। उन लोगों का पहला टेस्ट पियानो बजाने का होता है
और वो पियानो बजाने लगती है। उसकी पियानो की आवाज़ से बैंगजू जो कि वहाँ पर पास में ही चेस सा खेल रहा होता है, उसकी गोटी टूट जाती है। उसको पियानो ऐसे बजाते हुए वो एडमिट कहने लगती है, ये क्या कर रही हो तुम, कोई ऐसे पियानो बजाता है। ब्यूटी भर चुकी है और सावन का महीना जाने वाला है। तभी अचानक से पीछे पेंगजू आ चुका होता है और कह रहा होता है, आखिर क्या हुआ। उसकी बात सुनते ही वे दोनों मेट शांत पड़ जाती है और उसकी तरफ उसको ग्रीट करने लगती है। हमें सिर्फ लोगों के टैलेंट की जरूरत है, ना कि उनके किसी चीज़ में माहिर होने की। हम लोग उनको स्पेल सिखा सकते हैं। तभी अचानक से आसमान में से एक उड़न कस्तरी जाने लगती है। उसमें से आवाज़ आने लगी होती है, पेंगजू तुम यहाँ पर हो, अच्छा मैं देख रहा था तुम आखिर कहाँ पर गए, तो तुम यहाँ पर सभी सुंदर लड़कियों से मिल रहे हो। इसी के साथ ही वो तुरंत नीचे की तरफ आ जाता है। वो उस उड़न कस्तरी से कूदते हुए तुरंत नीचे कूद जाता है। उसकी बर्ड तुरंत ही उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, पर उसकी सवारी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकी होती है, क्योंकि वो एकदम उड़ के आया होता है। वो सवारी गाड़ी उसके पंछी को लेकर पास में जाकर घुस जाती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो यांग जो ही होता है वो कह रहा होता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, मैंने पागल वर्ड तुमको कितनी बार बताया कि आराम से चला करो। उसकी बात सुनने के बाद वो अपने पंखों को बड़बड़ा रही होती है। वो मेन बेड होती है जो कि उसको वांगसू को वहाँ से निकाल देती है। वो वहाँ से निकल के जा ही रही होती है, यांगजो उसके बगल से होके हुए निकलता है। तभी उसकी जो पालकी होती है उसका पहिया एकदम टूट जाता है और वांगसू की तरफ जाने लगता है। वांगसू उसको तुरंत देख लेती है। तभी तुरंत बीच में यांगजो आ जाता है और उसको अपनी बाहों में लेने के बाद उस पहिए से बचा लेता है। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है, वो सबको पता चल चुका होता है ये लड़का वही है। इधर वो उसको सही तरह से खड़ा करने के बाद कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चौकी तो नहीं। इसके बाद वो तुरंत ही उस बर्ड को डांटने लगता है, तुम्हारे तो पंखों को मैं उखाड़ दूंगा, चलो इस गाड़ी को तो बाद में संवरवा दूंगा। इसके बाद वो टांगुआ के पास पहुंच जाता है। उसके पास पहुंचने के बाद कहने लगता है, और कैसे हो तुम, और उसके ऊपर हाथ मारने की कोशिश करता है, पर वो हट जाता है और कहने लगता है, यांगजो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। उसकी बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मैं भी तो वही करने आया हूँ। तुम यहाँ पर मेड चूज करने आए हो ना, मैं भी यहाँ पर एक मेड चूज करने आया हूँ। उसकी बात वांगचुआन सुन लेती है और कहने लगती है, हाई प्रिस्ट। उसकी बात सुनते हुए दोनों लोग मुड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ, मैं तुम्हारी मेड बनना चाहती हूँ। वो सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल सीधी बात कर रही है यार। तभी पीछे से पेंग वो कहने लगता है, ये लड़की हमारी फैमिली में आने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि इस लड़की की स्किल ज़्यादा सही नहीं है। ये सब वो लड़की सोचते हुए कहने लगती है, मेरा नाम जीतानी है, अगर तुम सोचते हो कि मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं तुम्हारा ये उड़न पालकी को ठीक कर सकती हूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो कहने लगता है, तुम मेरी उड़न पालकी को ठीक कर सकती हो, अच्छा तो करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत आगे चली जाती है और अपने थैली पर हाथ मारते हुए तुरंत ही कुछ टूल्स को बाहर निकाल देती है। उन सभी टूल्स को देखकर वे सभी चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं, इतना सारा सामान। इसके बाद वो उसके उस उड़न कस्तरी को सही करने लग जाती है। इधर वो टांगुआ के पास पहुंच चुका होता है और उसकी टेबल पर बैठ जाता है। टांगुआ उसके मांस पर हाथ लगाना चाहता है, पर वो उसके हाथ को हटा देता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए मैंने अपने गॉड हैंड की पावर को लीक होने से इमोर्टल से काफ़ी ज़्यादा दम लगाई है, तब जाकर मुझे ये मास्क मिला है, तब जाकर मैं गॉड हैंड की पावर को कंसील कर पाया हूँ। तुम क्या चाहते हो। और अपने हाथ में से निकालते हुए एक फ़ैन उसको दे देता है। वो फ़ैन ले लेता है और कहने लगता है, तुम काफ़ी समय से लोगों से दूर दूर भागते थे, पर आखिर तुम यहाँ पर अचानक से एक बेड लेने क्यों आ गए। इस पर वो कहने लगता है, पर एकदम ही वो शांत पड़ जाता है। तभी उधर से तानी को आवाज़ देने लगती है, लो तुम्हारी उड़न कस्तरी ठीक हो गई। उसकी बात सुनने के बाद वो यांगजू वहाँ पर पहुँच चुका होता है और उस उड़न कस्तरी को देखने लगता है। वो बता रही होती है, ये उड़न कस्तरी तुम्हारी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस मैंने लगा दिए हैं। उसको देखने के बाद वो कह रहा होता है, चलो ठीक है, पर ये तुम्हारी स्किल कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। तभी वो उस उड़न कस्तरी के सभी फीचर्स को बताने लगती है। उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ भी होती हैं और कुछ फूल लगे होते हैं और एक 3 डायमेंशनल बॉक्स होता है और वो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। वो इन सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होता है। जीतानी कह रही होती है, यंग मास्टर अगर तुम मुझे अपनी बेड चुनोगे तो मैं तुम्हारी सभी चीज़ों को अपडेट करके रख दूंगी और सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगी। उसकी वो बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। उसके समझ में तो कुछ नहीं आता, बस समझने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहने लगता है, तुम्हारा टैलेंट काफ़ी अच्छा है। तभी वो तीन नानी बीच में बोलने लगती है, अब तुमको एक और चीज़ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा बट चाहे कैसे भी रुके तुम्हारी पालकी उड़ के इधर उधर नहीं भाजेगी। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको लेकर जाने लगता है और टांगुआ से कह रहा होता है, टांगुआ ये लड़की मेरी हुई, बाकी सब बच्चियों को तुम चूज़ कर सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद वो हंस रहा होता है और उसकी पहली बात को सोचने लगता है जब वो उसे बता रहा था। वो वुशुआंग की 3 डायमेंशनल बैग को देख लेता है। उसको देखते हुए वो बताने लगता है, देखो तुम्हें लगता है कि ऐसे बैग हर किसी के पास होंगे, मुझे लगता है ये लड़की कोई ना कोई बड़ी कैरेक्टर है और शायद ऐसा लगता है कि वो बहुत देर से मुझे घूर रही थी, शायद वो मेरे इस हाथ के पीछे पड़ी हो। इस पर टांगा उससे कहने लगता है, क्यों ना हम उसको अभी मार दे। तो इस पर वो कहने लगता है, नहीं, एक मछली हमारी जाल में आकर अभी फंसी हुई है और हम उसको तुरंत ही मार दें, हमें अभी उससे थोड़ी बहुत जानकारी जो निकलवानी है, अभी हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो अपनी उड़न पालकी पर वुशुआंग को लेकर उड़ जाता है और कह रहा होता है, लिटिल वेट मेरे साथ चलो, मैं तुमको सब कुछ दिखाता हूँ। इधर टांगा सोच रहा होता है, ये बड़ी मछली ले तो गया है
पर मैं सोचता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी लहरें ना बना दे। इधर वो अपनी जगह उसको दिखाने लगता है, देखो ये जगह, इस जगह पर मैं रहता हूँ और आज से तुम, और फिर वो अपनी इधर उधर देखने लगता है कि उसे वो कहीं नहीं दिखती। वो सोच रहा होता है इसने अपने रंग अभी से दिखाना शुरू कर दिए। वो जैसे ही पीछे हटता है वो देखता है वो वहीं उसके पीछे ही बैठी होती है और वो एक पास की मूर्ति को घूर रही होती है जो कि एक फॉक्स की होती है। उसको देखने का तो कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कह रही होती है ये कितना अच्छा है। इस पर वो कहने लगता है तुम्हारा ध्यान मेरे पर होना चाहिए, हाई प्रीस्ट पर, यहाँ तुम क्या कर रही हो। इसके बाद उसको बताने लगता है आज से तुम यहाँ फिर पास की भी एक कुटिया की तरफ इशारा कर देता तुम उसमें रहोगी। इस पर वो कहने लगती है ठीक है मैं उसमें रहूंगी, पर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक और है। तभी वो अपने स्टोरेज बैग में से उस छोटे लड़के को बाहर निकाल देती है। वो बाहर निकलने के बाद कहने लगता है हाय हाय प्रेस्ट। उस लड़के को देखकर वो एकदम ही चौंक चुका होता है और कहने लगता है ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, पर लेकिन ये टैलेंटेड भी तो होना चाहिए। इसी के साथ उसके पास जाते हुए उसके सिर पर एकदम हाथ मार देता है। वो लड़का अपने माथे को पकड़ लेता है और कहने लगता है और रोने की एक्टिंग सी कर रहा होता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो एकदम कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माना कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है पर तुम क्यूट तो हो। आज के बाद तुम हाई प्रीस्ट को फॉलो करना और तुम बहुत ही ऊंचाइयों को छूओगे। और वहाँ से जाने लगता है और वो लड़का उसको पीछे से गिराने की कोशिश कर रहा होता है। वूसंग सोच रही होती है मुझे जल्दी से गॉड हैंड के बारे में पता लगाना होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।